वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी या एटॉमिसिटी जो है वो क्या होती है, वो हमने उसकी कैलकुलेशन की थोड़ी बात की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा बोल देगा आपको, एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ के मतलब करने के लिए दे रहा हूँ। तो आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करें। मॉलिक्यूलरिटी पर हमने टॉपिक जो है उसको छोड़ा था, तो आज उसी को आगे प्रोसीड करके और फिर उस पर उसकी कैलकुलेशन पर आएंगे आज हम। तो मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया आपका, कैलकुलेट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलरिटी इन द फॉलोइंग। तो आपको इन सब में मॉलिक्यूलरिटी जो है वो फाइंड आउट करके देखनी है। तो वो कैसे करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, मान लो मैंने आपको दिया एक कंपाउंड होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, उसको बोलते हैं फेरस अमोनियम और क्या बोलो, सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। और कभी कभी लोग इसको शॉर्टली ऐसे भी बोलते हैं एफ आप समझ गए होंगे, एफ फॉर फेरस, ए फॉर अमोनियम और एस फॉर सल्फेट। और कभी कभी हम इसको मोहर सॉल्ट, ये इसका कॉमन नेम है, ध्यान रखिए, मोहर सॉल्ट भी कभी कभी हम इसको बोलते हैं, मतलब मोहर सॉल्ट भी कभी कभी आप इसको बोल सकते हो, ध्यान रखिए। मान लो मैंने आपको ये दे दिया और मैंने पूछा कि इसकी आपको क्या निकालनी है, एटॉमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा, ये बड़ा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कुछ एक कंपाउंड है जो आपके पास हमेशा ही आएंगे, ध्यान रखिएगा, चाहे वो कोई भी क्लास हो, चाहे 11th हो, 12th हो, टारगेट हो, उसमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये कंपाउंड बार बार रिपीट होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका मान लो मैंने एक कंपाउंड जो है, ये इसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है FeSO4 डॉट NH4 की होल ट्वाइस और SO4 डॉट 6 मोल ऑफ वाटर, ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको इसको इस बिहाफ से सॉल्व करके देखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉट 6 मोल ऑफ वाटर, इट इज सेड टू बी द फेरस अमोनियम सल्फेट। एक होता है पोटाश, एक होता है पोटाश एलम। बेसिक नाम जो है इसका या कॉमन नेम जो है वो क्या है बोलो आपका, फिटकरी है। फिटकरी जो हम घर पे यूज करते हैं वो बड़ी एंटीसेप्टिक होती है, इसको हम यूज करते होते हैं, और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी फिटकरी को यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24 मोल वाटर, ठीक। अब आपको इसकी एटॉमिसिटी जो फाइंड आउट करके देखनी है। थर्ड नंबर, कुछ एक कॉमन नेम है जिनको हम समझ लेते हैं। एक होता है ग्रीन विट्रियोल, विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल जो है वो होता है बेसिकली FeSO4 डॉट 7 मोल ऑफ वाटर। इसको हम कभी कभी ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। ऐसे कई तरीके के होते हैं। विट्रियोल कुछ नहीं होता, विट्रियोल का मतलब तोता होता है, ध्यान रखिएगा, जैसे नीला तोता होता है वैसे ये क्या होता है बोला आपका, ये आपका ग्रीन विट्रियोल होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर मान लो कभी हम आपको ये दे दें कि कॉपर, मान लो मैंने आपको ये दे दिया K3FeCN की होल 6, ठीक। इसको पोटेशियम फेरी साइनाइड बोलते हैं, इसको कभी कभी हम पोटेशियम डॉट फेरी साइनाइड, कभी कभी हम इस नाम से इसको जानते हैं, पोटेशियम फेरी साइनाइड। तो आपको इन सब में ये आपका एक आज का होमवर्क रहेगा जो कि कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये आपको खुद को सॉल्व करके देखना है, ये प्रैक्टिस करके देखनी।
या चाहिए तो एक मैं करवा देता हूँ, बाकी तुम सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आपको इसकी एटॉमिसिटी फाइंड आउट करके देखनी है तो आपको दिख रहा है इसके अंदर आयरन कितना बोला आपका 1, सल्फर कितना बोला आपका 1, ये कितना हो गया बोला आपका 4, तो टोटल कितना हो गया बोला आपका 6, तो ये हो गया। ये कितना है बोला आपका होल ट्वाइस होने का मतलब ये नाइट्रोजन का भी डबल होगा और हाइड्रोजन जो है वो भी डबल होगा, इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो आपका, देखो 6 तो ये हो गया, इनको अलग अलग लिख लो, अपने को तो काम ही तो करना है। तो पेपर में कुछ वो जो पेज होता है उसमें सिर्फ आपको आंसर क्या है, आपको सिर्फ आंसर की के अंदर ABC लगाना होता है, बाकी आप पेपर के अंदर कुछ भी सॉल्व करो वो आप अपने हिसाब से करो ताकि गलती नहीं हो, एरर नहीं हो, आप ऐसे तरीके अपनाओ, ध्यान रखो। ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा बोलो आपका 8, तो टोटल हो गया ये 10, ये हो गया 11 और 4 15 प्लस अब हमारा ये मॉलिक्यूल भी पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे आए 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो आपका 12, और ये कितना हो जाएगा बोलो आपका, ये भी इसका मतलब 6 टाइम होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये भी 6 है, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। तो सबको ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे इसका अगर हम मॉलिक्यूलरिटी लिखें तो कितना हो जाएगा बोलो आपका 13 और 13 और 6 19, और ये कितना हो जाएगा बोलो आपका 3, तो 39 जो है इसकी मॉलिक्यूलरिटी है। तो रिमेनिंग ऑल दीज आर सॉल्व बाय यू, ठीक है। तो बाकी सब जो है वो आप सॉल्व करके देखें और फिर हम आगे जो है वो टॉपिक प्रोसीड करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो बेटा मैंने आपको जैसे कि क्लास में बताया था, आपको दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि अगर कभी आपसे पूछे कि मॉलिक्यूल में और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमने एक बात बोली थी कि मॉलिक्यूल वो स्पीसीज होती है जिसकी फ्री एग्जिस्टेंस होती है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि उसकी मतलब क्या है, ये बात ठीक है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो ध्यान रखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल जैसे कि हमने क्लास में एक बात देखी थी, एक बात और बड़ा ध्यान रख लेना, उसको भी हम लिख ले रहे, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख ले रहे। हालांकि ये कलम नहीं कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी जानकारी और देना चाहता हूं तो आप इसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैं मान लो आपको क्या करना है, कैलकुलेट एटॉमिसिटी और मॉलिक्यूलरिटी, एटॉमिसिटी इन द इनर्ट गैसेस। अब ये नाम जो है ये बड़ा फेमस है, इस बात को अभी हम समझ लेंगे। हमारा जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हम इस बात को समझेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये जान ले कि ये इनर्ट गैसेस कौन होती है, इनर्ट गैसेस कौन होती है, ठीक। इनर्ट गैस जो होती है बेटा पहले, और ये भी जान लें कि इनर्ट का मतलब क्या होता है। इनर्ट का मतलब ये होता है नॉन रिएक्टिव मटेरियल होता है बेटा। ये जो भी आप मटेरियल मतलब इसके साथ अगर आप किसी को भी रखोगे तो ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, ऐसे मटेरियल को जो है वो क्या बोलते होते हैं हम, इनर्ट मटेरियल या इनर्ट गैस बोलते होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर वो गैस है तो हम गैस बोल देंगे, और अगर वो कोई और मटेरियल है तब हम क्या बोल देंगे उसको, इनर्ट मटेरियल बोल देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। तो अगर हम इनर्ट गैस की बात करें तो इनर्ट गैस जो है वो कौन कौन सी होती है, विच आर नॉट रिएक्टिव, या दोज गैसेस विच आर नॉट रिएक्टिव, दोज गैसेस विच आर नॉन रिएक्टिव। जो नॉन रिएक्टिव मटेरियल होता है उसी को हम क्या बोलते होते हैं, बोलो, उसी को हम इनर्ट गैस बोलते होते हैं। अब अगर हम मान लो यहां पे थोड़ी बात को सॉल्व करें, इनर्ट गैस को अगर हम सॉल्व करें यहां, तो इनर्ट गैस जो है वो होती कौन कौन सी है, तो वो ये होती है, देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेंडॉन। ये बात तो आपको ध्यान होगी बेटा, जब भी कोई एलिमेंट लिखा जाता है और उसका अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहना चाहिए और सेकंड लेटर स्मॉल आना चाहिए। बात आपको 9th क्लास के सिलेबस में सिखाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में भी आती होगी और आई भी होगी, ठीक है। अब अगर मैं कहूं तुमसे कि इन सबकी एटॉमिसिटी कितनी है, ठीक है, पहले तो एक बात कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये एटम है और क्या ये मॉलिक्यूल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एटम भी है
और इसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि एटम की खास बात ये होती है कि वो उसकी फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जबकि इनकी तो फ्री एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब हम इनको एटम भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिए, एटम तो हम किसी को भी बोल सकते हैं। अब बात ये आएगी कि हम इनको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं जी। क्यों बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज नॉट हार्ड एंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ही होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब वो डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी ये बात है कि ये जो एलिमेंट है क्या ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या। तो आपको ये बात पता है कि आपने ऊपर ही लिख दिया ऑल दीज आर इनर्ट गैसेस, तो ये सब इनर्ट गैसेस है, और इनर्ट गैसेस होने के कारण ये रिएक्टिव नहीं होती है, और रिएक्टिव नहीं होती है इसलिए क्या बोलेंगे हम, इनकी जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है बोला आपकी 1। तो ये थी इनकी एटॉमिसिटी की बात। अब हम जो इस पर बेस कैसे क्वेश्चन है, कैसे क्या बनेगा, वो सब देखते हैं एक बार। तो हम अब अपना न्यूमेरिकल पोर्शन मॉलिक्यूल का जो है उसको पूरा कर दें, और कल हमने ग्राम एटॉमिक मास जो है उसको भी देख लिया। तो आज हम एक बार दोबारा उस टॉपिक को देखें और फिर आगे कंटिन्यू प्रोसीड कर दें। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को आज हम प्रोसीड कर दें। तो इसको शॉर्टली जैसा कि आपने देखा था कि हम इसको GMM से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको एक बात पता ही है कि जब भी कहीं ग्राम आएगा तो इसका मतलब वो श्योर है कि उसके 1 मोल के लिए और 1 मतलब Na मॉलिक्यूल के लिए होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपने ये कह सकते हैं इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या होगा बोलो, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। और अगर हम इसमें भी थोड़ा और देखिए, AMU के अकॉर्डिंग देखें, और मास ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू AMU अगर हम देखें तो उसको क्या बोलेंगे, बस बिल्कुल एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, यहाँ 1 मोल का होता है या Na मॉलिक्यूल का होता है, ठीक है। और लगा के हम क्या लिख सकते हैं इसको, और Na मॉलिक्यूल का जो भी मास होगा उसी को हम उसका ग्राम वाला मास बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। और जब भी AMU का हो तब आपको ध्यान ये कि ये तो 1 के लिए ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 molecule is said to be, उसको हम क्या बोलेंगे बोलो, is said to be molecular mass in AMU। तब हम उसको molecular mass in AMU बोलेंगे। ध्यान रखिए, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। अब अगर हम थोड़ा इस बात को समझे और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला लिख सकते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूल इन क्या बोलो AMU। अगर आपको निकालना है तो वहां क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ क्या बोलो 1 मॉलिक्यूल अपॉन क्या हो जाएगा बोलो 1/12 मास ऑफ क्या बोलो कार्बन एटम, या 1 एटम ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में जो मास आएगा उसी को हम ये बोल देंगे। ध्यान रखिए, यहाँ हम उस मॉलिक्यूल को मेंशन करेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूल, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे उसका मतलब GMM मतलब ग्राम मोलर मास। यहाँ हम उसके लिखेंगे मास इन AMU, और यहाँ हम उसकी एक बार फिर से एटॉमिसिटी और मॉलिक्यूलरिटी को लिख लेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें लिखने में कुछ नहीं जाना अपना, एटॉमिसिटी और मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लो अपने को दिया हुआ है, मान लो CO2, अपने को दिया हुआ मान लो क्या बोलो CO2। तो अगर अपने को इसका GMM अगर बताना है तो अपने को पता है कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन है बोलो, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो मास होता है वो अपने को पता है, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम, और
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 इंटू कितना हो जाएगा बोलो आपका 2। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बोलो आपका 44 ग्राम पर मोल। ठीक। सिमिलरली अगर हम इसका मास एमयू में बताएंगे तब तो आपको पता है इसमें कोई फर्क होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। 44 एमयू लगा दोगे या यू लगा दोगे तो वो किस वाला मास हो जाएगा, एमयू वाला मास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम मान लो इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो आपको दिख रहा होगा 1 + 2 = कितना हो जाएगा बोलो आपका 3। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो हम बात करें इसकी, अगर मान लो हम थोड़े अच्छे अच्छे कंपाउंड जो उनको ही थोड़ा देख लेंगे जो जो हमें जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। N3- इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी अपने को, N3-, इसको हम बोलते हैं एजाइड। इसका नाम बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत फेमस है, एजाइड आयन है ये, ध्यान रखिएगा। तो अपने को मान लो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब इसका ग्राम आयनिक मास आएगा, लेकिन हम इसको इसमें मेंशन कर ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। मॉलिक्यूल और ऑब्लिक आयन कर दे रहे हैं हम यहाँ। ठीक है। तो जिसके बारे में हम बात करें, अब आपको पता है कि एक नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 14, और 3 है तो कितना हो जाएगा बोलो आपका 42 हो जाएगा, और यूनिट वही ग्राम पर मोल ही आएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। यूनिट आपकी इसमें मैं यहाँ ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ, तो ये ग्राम पर मोल वाला होगा, इसलिए आपको फिर बार बार यूनिट नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, ध्यान रखिएगा। 42 ठीक ग्राम पर मोल। अब अगर हम मान लो इसका एएमयू वाला मास फाइंड आउट करें तो एएमयू वाला मास क्या हो जाएगा 42 तो आएगा इसे, और सिर्फ यहाँ यू आ जाएगा, ध्यान रखिए। और अगर हम इसके एटॉमिसिटी की बात करें तो कितनी नाइट्रोजन दिख रही है आपको बोलो 3, 4 से उसको कोई लेना देना ही नहीं होता, ये बात तो आप ध्यान ही रखेंगे। ठीक है। कभी कभी मान लो हम ये लिख देंगे N3 लिख देंगे, अब ऊपर -3 है ये मॉलिक्यूल, जब भी किसी एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में अगर मान लो आपने यहाँ पैर में अगर उसके लिखा कि वो 3 है, 2 है, 4 है, तो वो उसको एटॉमिसिटी में कंसीडर करना है। और अगर उसके अपर कॉर्नर पे लिखा है आपने, है तो ये भी सबस्क्रिप्ट में, लेकिन ये अपर कॉर्नर में अगर होगा तब आप उसको क्या बोलोगे, उसका चार्ज है, मतलब दैट इज द इंडिकेशन इट इज ए नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है। तो ये कैसा आयन है बोला आपका नेगेटिव चार्ज आयन है, ध्यान रखिएगा। और इसमें और इसमें देखो दोनों में एक डिफरेंस है, इट इज सेड टू बी द एजाइड एंड इट इज सेड टू बी द क्या बोलो नाइट्राइड आयन। इसको हम नाइट्राइड आयन बोलेंगे, इसको हम नाइट्राइड आयन बोलेंगे। अगर हम इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो एक ही नाइट्रोजन दिख रहा है तो इसकी एटॉमिसिटी तो कितनी हो जाएगी आपकी 1, और अगर हम इसके मास की बात करें तो एक ही नाइट्रोजन है तो 14, और अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 14U हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात। अगर मान लो हम बात करें और थोड़ा एक दो हम और प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक, ताकि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि आप क्वेश्चन गलत नहीं करो। ठीक, हम इस चैप्टर को बड़ा स्लो तरीके से भी पढ़ रहे हैं, तो आप बेटा उतना ही अच्छे से रिस्पॉन्स करें, हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है। आपने देखा होगा कि ये काम हम बेसिकली 1-2 क्लास में ही पूरा कर देते हैं, लेकिन हम बड़ा स्लो तरीके से इस चैप्टर को डील करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब ये हो गया कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी अप्रोच हम कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। आने वाले किसी चैप्टर में हमें फिर न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। मान लो मैंने आपको दिया KMnO4, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं पोटेशियम और पर मैग्नेट, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। ठीक, और अब अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि इसके अंदर इसका मास कितना होगा, तो पोटेशियम का मास आपको पता है कि 39 होता है, Mn का जो मास है वो आपको पता है कि 55 होता है, और O का जो आपको पता है कि 4 O है, तो कितना हो जाएगा बोलो आपका 64 हो जाएगा। सबको ऐड कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा बोलो आपका 9, 14 और 4 8, और ये कितना आ जाएगा 1 कैरी आ गया 18 का हो गया ना ये आपका, तो ये हो जाएगा 7, 12 और 3 कितना हो जाएगा बोलो आपका 50, तो 158 ग्राम जो है इसका मास हो जाएगा। और अगर हमने इसको U लगा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा, अगर हमने इसको U लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा यूनिफाइड मास हो जाएगा, जिसको हमने AMU का मास बोला। अब अगर हम इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा 1, 2 और 4 6 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल आपका 1 + 1 + 4 = कितना हो जाएगा बोलो आपका 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो हम बात करें कि 2Cr2O7, ये कंपाउंड होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको हम, K2Cr2O7, तो इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट
क्रोमेट। आप जो भी मॉलिक्यूल यहाँ लिखे जा रहे हैं, जिनके नाम लिखे जा रहे हैं, आप उनको बड़ा तरीके से और सही तरीके से समझ लें और याद रखें इस बात को, ठीक है, क्योंकि ये आने वाले कल में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और ये तो हमारे लिए बहुत फेमस कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री में ये लोग आएंगे दोनों। तो अब अगर हम इसके मास की बात करें तो पोटेशियम का मास, अब आपको पता है कि 2 हो गए तो 39 तो 1 का होता है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 2, प्लस कितना हो जाएगा बोलो आपका 1 Cr का मास जो होता है वो 52 होता है, वो आप अपने चार्ट में देख लें, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2, प्लस कितना हो जाएगा बोलो आपका 16 इंटू कितना बोलो 7, तो इट शुड बी इन क्या बोलो, इट शुड बी इन क्या बोलो ग्राम पर मोल, और सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बोलो आपका, ये हो जाएगा 78, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 104, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 जो होता है वो कितना होता है बोलो आपका 16 7 जो होगा 76 कितना हो जाएगा बोलो आपका 242, और ये हो जाएगा आपका 112। तो सबको अगर ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा बोलो आपका, सबका ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 6 और 8 कितना हो जाएगा बोलो आपका 14, और 2 और 7 कितना हो जाएगा बोलो आपका 2 और 7 9, और ये हो जाएगा बोलो आपका कितना 194, सॉरी 1 और 1 294, और अगर इसी को हमने 294 U लिख दिया तो then it is said to be unified mass or mass in AMU and its atomicity is 2 plus 2 plus 7, it is equal to क्या बोलो 9, yes or no, लिख दिया आपको 2 4 सॉरी 2 2 और 11, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। अब आपको खुद को प्रैक्टिस करके देखनी, जिनको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, है ना, इसी कॉलम में मेंशन कर दे रहा हूँ, जो आप चार्ट बनाओगे इसी चार्ट में आप उनको सबको फिल कर दीजिए। तो आपको जिनका कैलकुलेट करना है मैं उनको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो जो जो जरूरी है उन सबको हम यहाँ लिख ले रहे हैं। मान लो आपको कभी मास निकालना पड़ेगा H2SO4 का, ये तो हमारा बड़ा फेमस एसिड है, किंग ऑफ एसिड भी इसको बोलते होते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, और ये नाम आप याद रख लें। और अब आपको बाकी का पूरा करना है। बाकी जैसे मान लो H2S2O7 की अगर हम बात करें, ठीक है, H2S2O7 की अगर हम बात करें, तो H2S2O7 की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलो, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, तो आपको ये आगे मैं समझा दूंगा। एक आएगा मान लो आपका HNO3, तो HNO3 को हम बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, और बाकी आप सब पूरा करें। ऐसे मान लो मैंने आपको दिया, मान लो CH3COOH, इसको बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड, और इसी को कभी कभी विनेगर एसिड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, विनेगर एसिड, ये मतलब सिरके जैसा होता है जो हम अचार में डालते होते हैं, घर पे यूज करने वाला, बेसिकली कॉमनली यूज होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, ध्यान रखिएगा, तो इसको हम यूज करें। तो एसिटिक एसिड हो गया, कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बाकी तो आपको पूरा करना है, तो ये ध्यान रखिए है ना। तो मैं एक चार्ट में इसको पूरा लिख दे रहा हूँ। तो मान लो कभी कभी हम ऐसे लिख देते हैं COOH, और यहाँ एक डंडी और COOH, इसको बेटा कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं। अब आपको दिख रहा है इसमें COH जो है वो 2 बार आया है, तो इसका क्या कर देंगे हम, होल ट्वाइस कर देंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। तो बोथ आर द कन्वीनियंट, जो भी आपको यहाँ इसमें से जो कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी यही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं। और इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, और मास जो भी निकाले, तो एक होता है मान लो कौन HCOOH, इट इज सेड टू बी द फॉर्मिक एसिड, इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलेंगे। तो आप जो है इसको सॉल्व करके देखें। ऐसे मान लो कभी कभी हम आपको ये बोल देंगे, जो ज्यादा जरूरी यूज होने वाले हैं उन सबको यूज करें। जैसे कि मान लो कभी आपको ऐसा बोल दिया जाएगा NaOH, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलो, कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं हम कास्टिक सोडा,
ठीक है, तो ऐसे याद रख लें आप इनको और इन सबको आप पूरा करें। तो बाकी अब हम नेक्स्ट जो है उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। आप हर जो भी क्वेश्चन आपको क्लास में दिए गए उन सारों को आप तरीके से और ईमानदारी से सॉल्व करें, क्योंकि अब हमारा बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें जो है वो चैप्टर की आ गई है, ध्यान रखिएगा। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मोल की कैलकुलेशन अब हम दोबारा से इसी मॉलिक्यूल के लिए करेंगे। तो अब हम यहाँ एक हेडिंग डाल दे रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, ठीक है, इन molecules and number of molecule, ठीक, और कॉमा number of atom, ठीक है, and number of atom and atomicity of and number of individual एलिमेंट। आपको इंडिविजुअल एलिमेंट की भी नंबर ऑफ एटम्स जो कैलकुलेट करने के लिए वो आपसे पूछ सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसके क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे। तो थोड़ा देखते हैं। पहली बात तो कुछ भी करना हो बेटा, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो अपने को जो है उसके मतलब मोल की कैलकुलेशन तो अपने को करनी ही पड़ेगी। तो अब आपको पता है कि मोल निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक। जो भी अमाउंट, अगर देखो बेटा ये हमने फॉर्मूला पीछे भी बनाया था, अब आपको सिर्फ फर्क क्या रहेगा, ऊपर अमाउंट पहले भी गिवन थी, अमाउंट अब भी गिवन होगी। अगर मॉलिक्यूल होगा तब भी अमाउंट ही गिवन होगी, ध्यान रखिएगा, चाहे या फिर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगी। बस बेशक कि अगर मान लो मैंने आपको क्या दिया, बोलो अमाउंट गिवन है, तो आपको हमेशा क्या करना है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना है, और अगर वो मान लो एटम है तो उसको उसके जीएम से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब यहाँ पे भी हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, जीएमएम से अब डिवाइड कर देंगे। ये दैट कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर क्या, बोलो मॉलिक्यूल। ये तो हम अप्लाई करेंगे जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सिमिलरली वी आल्सो नो अबाउट दैट मोल जो है उसकी दूसरी कैलकुलेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला और भी था, n अपॉन n। अब यहाँ पे n क्या होगा, बोलो आपका ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये बात ध्यान रखें आप। अगर मान लो मैं आपको किसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल के नंबर दे दे रहा हूं, अगर वो मॉलिक्यूल और मैं आपको मॉलिक्यूल के नंबर दे रहा हूं तभी आप इसको यहाँ पुट करें। अगर मान लो मॉलिक्यूल और मैंने आपको उसमें एटम्स दिया हुआ है तो आपको पहले मॉलिक्यूल का नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आप ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कि अभी आपको समझा दिया जाएगा न्यूमेरिकल पोर्शन में, हम इन सारी बातों को भी समझ लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। और आपको पता है कि दोनों आपस में रिलेटेड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, W ग्राम अपॉन क्या लिख सकते हैं, बोलो GMM, और इक्वल टू N किसका, बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी आपको क्वेश्चन में दिया, अपॉन में क्या कर देंगे हम N नहीं कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ दो अननोन हो सकते हैं, या तो ये अननोन हो सकता है या फिर ये अननोन हो सकता है। कभी कभी इसको भी अननोन कर दिया जाएगा, तो इसको अननोन, देखो इन चारों में से अगर मुझे एक क्वांटिटी निकालनी है तो बाकी तीन आपको देनी पड़ेगी, सीधी सिंपल सी बात। अगर मान लो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं तो मुझे इसका इसका और इसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये तो मुझे पता है कांस्टेंट, और ये अगर ये भी मुझे पता है कांस्टेंट है, तो मुझे जो भी मॉलिक्यूल है वो फिक्स मुझे बताना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल और ये उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तब मैं n निकाल सकता हूं। ऐसे ही अगर मान लो मैंने f को n दे दिया और अगर मैं ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, तो भी मुझे मॉलिक्यूल फिक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस में लेके आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक बात और थोड़ी ध्यान देनी है बेटा, जो जरूरी है, इस बात को पहले हम एक कन्वीनियंटली क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व कर ले रहे, ठीक है, ताकि हमें दिक्कत नहीं है आगे, है ना। तो इसको ऐसे समझ ले रहे हैं, मान लो मैं आपको ऐसे बोल देता हूं कि आपके पास 4.4 ग्राम ऑफ CO2 है, और इसमें भी वो अप्रोच आपको याद रखनी है बेटा कि अगर आपको मैं ग्राम और मॉलिक्यूल एक साथ लिख के देता हूं तो क्या हो गया इसका मतलब, इट इज द इंफॉर्मेशन
किसकी इंफॉर्मेशन है? अबाउट मोल, ये मोल की ही इंफॉर्मेशन है, ये बात आप ध्यान रखें। और अगर ग्राम ऑफ दे दिया तब वो ध्यान रखिए आप, जैसे ये देखो ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? देन कैलकुलेट पहली बात मोल्स निकालो, दूसरी बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, तीसरी बात उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो, 4 नंबर बात नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालो, 5 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालो, 6 नंबर बात आपको मैं ऐसे बोल दूं कि 6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बताओ, हाइड्रोजन ये भी, और कार्बन और ऑक्सीजन ये भी आप बताओ, ध्यान रखिए। तो क्या मतलब हुआ इसका? तो पहली बात तो हम जानते हैं कि अगर मुझे क्वेश्चन में अमाउंट दे रखी है, ग्राम में कुछ दे रखा है, तो मैं सीधा ही डायरेक्टली कौन से फॉर्मूले से जाऊंगा बेटा? तो बड़ा आसान है ये, आप बात नहीं करें, एक लाइन में सॉल्व होने वाले सारे ध्यान रखिएगा, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, सबका ध्यान रखिएगा। बट बेशक कि हमें इन सब का कॉन्सेप्ट पता हो। तो पहली बात हम बड़ा इसको बड़ा एक्सपेंड करके और इसको डाइल्यूट करके पढ़ने वाले। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बेटा? W ग्राम किसका? मॉलिक्यूल का अपॉन Gml। बात बड़ा क्लियर करिए। तो अब अमाउंट कितना गिवन है बोला आपको? 4.4 ग्राम, आपको दिख रहा होगा। और CO2 का मास कितना होता है बोलो? 12 इसका और 32 इसका, तो 44 ग्राम पर मोल ये भी है, दिख रहा होगा आपको। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? मोल ऊपर जाके क्या बन जाएगा? इनवर्स में है तो मोल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 मोल। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम 2 नंबर बात में अगर करें, ये पहला आंसर आ गया। 2 नंबर की अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर मान लो मुझे क्या निकालना है इसके अंदर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है कि अगर मुझे मोल आ गया मेरे पास, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो N इक्वल टू N मॉलिक्यूल, मैं यहाँ सब्सक्रिप्ट में लिख दे रहा हूँ बेटा इसको, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा? Na। तो आपको पता है कि मोल कितना है आपके पास? 0.1 इंटू Na, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अगर आप इसका वैल्यू पुट कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा? और हम क्या लिख सकते हैं इसको? और ये भी तो आप इसको बोल सकते हो 6 इंटू 10 पावर 22, दिख रहा होगा आपको, ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो 22 इक्वल टू N मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ऐसे ही अगर मान लो अपनी बात करें 3 नंबर, अब आपको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो ये थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, तो इसको आप थोड़ा समझ लें। तो अगर मान लो कभी भी आपको नंबर ऑफ, अगर आपको किसी में टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो तुम निकाल के आए हो उसको मल्टीप्लाई करो किससे? मॉलिक्यूलरिटी और एटॉमिसिटी से। मॉलिक्यूलरिटी और एटॉमिसिटी से क्या कर दो? उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा उसके अंदर? नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा बताओ आपका? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यही फॉर्मूला हम हमेशा यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। इससे सब कुछ आ जाएगा, बाकी बचे हुए सब अपने आप ही आ जाएंगे। तो बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं बोलो अपने? 0.1 Na, मैं Na की फॉर्म में लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा इसकी? देखो अभी हम निकाल गए हैं, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 3 होगी, तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.3 है, ठीक। अब अगर मान लो मैं तुम्हें कहूं कि कार्बन का ही निकालना है सिर्फ एटम, अब मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं टोटल नहीं निकालना, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अभी ये ऐसे लिख लिया करेंगे बेटा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो ना उसको सब्सक्रिप्ट में लिख लें। कार्बन है तो C लिख दो, हाइड्रोजन है तो H लिख दो, ऑक्सीजन है तो O लिख दो, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आपको कार्बन का कैलकुलेट करना है,
तो आपको ये पूछ रहा है वो कि सिर्फ कार्बन का ही करना है, टोटल नहीं करना है। तो कार्बन कितना है बोलो इसके अंदर, 1 ही है। तो आपको क्या करना है, जो मॉलिक्यूल आया है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो लेना ही है और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन भी कर देंगे, मतलब एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन भी कर देंगे। कार्बन की कितनी एटॉमिसिटी है वो भी कर देंगे, मतलब उस कार्बन के कितने नंबर है वो भी कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ अपना, 0.1 Na और मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू अगेन 0.1 Na। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम ऑक्सीजन का निकालना चाहें, अब अगर मान लो हम ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना चाहें तो ऑक्सीजन का कैसे आ जाएगा देखो, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब टोटल वाले, और इनटू में एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो कितनी है बताओ आपकी 2, तो ये हो जाएगा हमारा सीधा ही 0.2। कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इसको मैं पढ़ना समझाता हूं, देखो तुम्हें। अब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन क्या है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम चाहते हैं, क्वेश्चन से आपने मोल किसके निकाले, मोल से आपने निकाले CO2 के, और वो किसके कितने आए बोलो, 0.1 मोल आए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें बोलनी समझाता हूं और समझाता हूं आगे कि आपको आगे से इन बातों को कैसे बोलना होता है। ठीक है, तो मान लो मैंने तुम्हें ये दिया होता CO2 और मैंने क्या दिया होता इसका, आपको 1 मोल दिया होता। ठीक है, तो मैं बोलूं तुम्हें कि बेटा तुम इस मॉलिक्यूल को मुझे पढ़ के सुनाओ और समझाओगे ये क्या मतलब है इसका, 0.1 मोल का मतलब क्या है। तो आपको इसको ऐसे बोलना होगा कि जैसे मान लो आप ये कहोगे कि सर अगर मेरे पास इसका 1 मोल है, पूरे का 1 मोल है, तो आपको दिख रहा है कार्बन भी इसके अंदर 1 है लेकिन ऑक्सीजन उसका डबल है, तो आप ये बोलोगे बेटा कि इसके अंदर कार्बन का भी 1 मोल है और ऑक्सीजन का जो है वो कितना मोल है बेटा, 2 मोल है। तो इसका मतलब हम इसको कन्वीनियंटली क्या बोलेंगे कि इट इज कंटेनिंग फ्रॉम, इट इज कंटेनिंग फ्रॉम क्या बोलो, 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कि इसके अंदर 1 मोल तो सर कार्बन है और 1 मोल कौन है बोलो आपका, सॉरी 2 मोल कौन है, ऑक्सीजन है। अगर मान लो मैं तुम्हें कह देता कि ये मान लो 10 मोल है मेरा, सपोज दैट हम मान लो कि ये मान ले रहे हैं ये 10 मोल है, तब आप इसको कैसे बोलते, तब आप बोलते कि सर इसमें 10 मोल कार्बन और 20 मोल ऑक्सीजन है, ऐसा भी बोलेंगे। अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि इसके x मोल है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें x मोल कार्बन है लेकिन ऑक्सीजन जो है सर वो 2x है। ठीक, तो यही बात आपको अब यहां बोली है। अब आपके पास मोल कितना है, 0.1, तो आप क्या बोलोगे कि सर कार्बन का तो मोल कितना है, 0.1 है, और 0.1 है तो ऑक्सीजन का मोल कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो आपका, 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या बोलोगे, अब आप ऐसे बोलोगे, आप इस बात को ऐसे बोलोगे, नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स of carbon and oxygen in 0.1 mole of CO2। आपको CO2 के अंदर उसके मोल बताएं, कैसे बताएं बताओ। आप ये बोलोगे कि सर इसके अंदर जो कार्बन है उसका तो मोल है 0.1 मोल, इसको हम और एक्सपेंड करेंगे। ऑक्सीजन है वो है इसका डबल, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ, तो इसका मतलब ये अभी कितने आ गए आपके मोल। अगर मैं मान लो इन दोनों के टोटल मोल अगर आपसे काउंट करवा लूं, जो कि क्वेश्चन कभी कैलकुलेट करवाएगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करना चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 0.3 आपका मोल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक बात और करें, और वो क्या है, आपको पता है कि अगर किसी का भी मोल मेरे पास हो तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ, W निकाल सकता हूँ ना, बेशर्त मुझे उसका या तो ग्राम एटॉमिक मास पता हो या फिर मुझे उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता हो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कार्बन का मोल है,
अगर आपके पास मान लो कार्बन का मोल है और आपके पास ऑक्सीजन का भी मोल है, तो आप क्या निकाल सकते हो बोलो उससे, आप ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और कार्बन की कितनी अमाउंट इसमें प्रेजेंट है वो भी आप बता सकते हो। तो देखो कैसे बताएंगे। अब कार्बन का जो मास होता है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं, 0.1 इक्वल टू, मुझे मास किसका निकालना है, कार्बन का, अपॉन 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हमने हालांकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन हम फिर भी इसको मतलब डायरेक्ट करके और लिख ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1.2 ग्राम। तो इसमें कार्बन है 1.2 ग्राम, तो क्या है बोलो आपका कार्बन है। मैं आपको देखो कहां लेके जाना चाहता हूं। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन का कितना होगा बोलो, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो कितना हो जाएगा बोलो, 3.2 ग्राम हो जाएगा। ऑफ कितना है बोलो, ऑक्सीजन है। अब अगर मैं कहूं इस मास को ऐड कर दो, इस मास को ऐड करोगे तो बेटा कितना आ गया, देखो 4.4 ग्राम आ गया। क्या क्वेश्चन में 4.4 लेके तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था क्या? इसका मतलब ये हुआ अगर हम वहां से लग के यहां आए तो भी हम ये निकाल सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे शुरू में 44 ग्राम दे देगा तो भी मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करता करता यहां पहुंच सकता था। या फिर मैं उल्टा करूं, मैं आपको कार्बन का 0.1 मोल दे दूं और मैं आपसे वहां तक की बात पूछूं कि CO2 का आपको कितना मास लेना पड़ेगा, तो आंसर फिर भी यही आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन, इसलिए ये मोल थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसमें थोड़ा बच्चे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है, उसको प्रॉब्लम करने में सॉल्व करने में क्या आती है, थोड़ी दिक्कत आती है। उसका दिक्कत आने का रीजन यही होता है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी अप्रोच हो सकता है। ये बड़ा ध्यान रखें आप, ठीक है। इसका मतलब मैं क्वेश्चन को यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, ये देके भी स्टार्ट कर सकता हूं, ये देके भी स्टार्ट कर सकता हूं, ये देके भी स्टार्ट कर सकता हूं, ये भी नंबर ऑफ एटम देके भी और कुछ भी देके। लेकिन बेशर्त आपसे क्वेश्चन में क्या जानकारी वो चाहता है वो आपको अच्छे से देखना होगा, अच्छे से समझना होगा। अब हम इसी बात के ऊपर एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लें, फिर मैं आपको समझाता हूं कि आपको करना क्या है और कैसे उसको सॉल्व करना है। बड़ा ध्यान दीजिए। हम छोटे छोटे, अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया, मतलब बाकी का सारा एक क्वेश्चन किया मान लो। अब मान लो मैंने आपको क्या दे दिया, Na/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 आपको गिवन है, इज गिवन, देन कैलकुलेट। पहली बात मोल, दूसरी बात टोटल एटम, तीसरी बात कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 4 नंबर बात नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ क्या बोलो, ऑक्सीजन एटम, 5 नंबर बात नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 6 नंबर बात W कार्बन एंड W हाइड्रोजन। मैंने छोटा कर दिया क्वेश्चन, ठीक, W कार्बन और W हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं, पहले तो आपको क्या निकाल लेना है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स निकाल लेना है। तो मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मतलब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका, C2H6 का, बराबर क्या होगा बताओ आपका। अब आप बोलोगे सर N/Na होता है ये तो, और N मैंने आपको Na/2 की फॉर्म में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये Na/2 मल्टीप्लाई बाय Na। तो आप ये बोलोगे सर इसका मेरे पास 0.5 मोल है, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं पहले इसे ये सीधा सॉल्व कर दूं कि अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम्हारे पास 0.5 मोल किसका है बोलो, ऑफ C2H6 का है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मोल्स ऑफ कार्बन क्या है और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं तो आप बोलोगे कि सर कार्बन का जो मोल है वो तो क्या हो जाएगा बताओ आपका 0.5 इंटू में कितना हो जाएगा 2, जितनी उसकी एटॉमिसिटी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिख रहा है अपने को 2 है,
तो कितना हो जाएगा ये तो अपना 1 मोल हो जाएगा। और अगर मैं मान लो इसका पूछूं तो ये कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 0.5 × 6 बराबर ये कितना हो जाएगा 3.0 मोल हो जाएगा। ठीक है, और एक बार मोल आने के बाद हमें मास निकालने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जब भी मुझे इसमें कार्बन का मास निकालना होगा तो मास ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा बताओ आपका 1 × 12 मतलब 12 ग्राम। और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ आपका, ये कितना आ जाएगा बताओ आपका, ये आ जाएगा आपका मतलब ये हो जाएगा आपका 3 × हाइड्रोजन कितना है बोलो आपका इसके अंदर 3 × सर कुछ गलती कर दिए शायद हम, है ना, कुछ गलती नहीं, कुछ गलती नहीं की। हाइड्रोजन का मास कितना होता है एक का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 का। ठीक है, इस बात को आप एक ऑप्शन और बना दे रहे हैं। चलो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ C2H6 भी निकालना है। ये भी मान लो आपको करके दिखाना है, तो इसको करके दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो मोल्स ऑफ C2H6 जो आपने निकाले इक्वल टू WC2H6 ग्राम में बटा में इसका क्या ले लेंगे हम GMM। तो ये कितना आ जाएगा बताओ आपका 0.5 तो है ही सही, मल्टीप्लाई बाय इसके GMM से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 2 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना आ जाएगा बताओ आपका, बराबर आ जाएगा आपका W ग्राम में। तो ये आ जाएगा देखो कितना 15 ग्राम। ये आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन क्या सही जा रही है। इसका मतलब बड़ा ध्यान दे दिएगा बेटा, आपको अब मास निकालते टाइम इसको दोबारा 2 से गुना नहीं करना है, क्योंकि आप एक बार पहले 2 से गुना कर चुके हो, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ये पंगा यहाँ नहीं कर देना है कि यहाँ पे भी आप अब आपको जस्ट कार्बन का ही मास लेना है, चाहे उसके एटम 50 ही क्यों ना, क्योंकि वो आपने पहले कैलकुलेशन कर ली है, ध्यान रखिए। ऐसे ही अगर मान लो हम यहाँ बात करें तो हाइड्रोजन का अब आपको 6 से मल्टीप्लाई आपको दोबारा नहीं करना है। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले हाइड्रोजन को कंसीडर कर लिए, दो बार थोड़ी ना करेंगे। और क्रॉस वेरीफाई आप ऐसे कर सकते हो, तो अगर इन दोनों की अमाउंट को टोटल करते हो तो 15 और अब भी आ रहा है वो भी कितना है बोला आपका 15, इसका मतलब हमारा क्रॉस वेरीफाई भी सही है। अब अगर मान लो अपने को टोटल एटम निकालने, तो टोटल एटम में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। टोटल एटम का मतलब N2H6 को अगर अपने को पढ़ना है तो ये हो जाएगा कितना 0.5 N। ऐसे अगर मान लो मैं पूछूं तुमसे किसके एटम निकालने अपने को, कार्बन के, तो अब बस कुछ नहीं, बिल्कुल आसान हो गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 0.5 Na और मल्टीप्लाई बाय अगर हम 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा Na हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मान लो मैं बात करूं किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा बोलो 0.5 Na मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा बोलो आपका 6, तो ये हो जाएगा 3 Na। तो ये हमारा तरीका है क्वेश्चन को करने का। और अगर हाइड्रोजन एटम आपको निकालना है, मान लो इसके अंदर कुछ गलती नहीं करेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो आएगा ही नहीं ना, सॉरी वो ये इसका ये आंसर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, सॉरी ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ बेटा 0.5 Na तो मॉलिक्यूल हो गए और मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन है कितना टोटल 6, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 Na आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ तक का टॉपिक जो है सॉल्व कर लीजिए। जो भी असाइनमेंट आपको दिया हुआ है उसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लें। आज आपको एक नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो भेज दिया जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन का, तो वो भी आप सॉल्व करें, ठीक है। ओके, गुड बाय।